तो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। हम ऑपरेशन हम सेट कर रहे थे। अभी हम कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं ए माइनस बी। अभी मेरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि डिफरेंस का मतलब क्या है, फिर हम इसका सेट बिल्टर नोटेशन फॉर्म में इसको लिखेंगे। लेट्स सपोज कोई मेरे पास सेट है एक्स इज इक्वल टू, उसमें एलिमेंट्स है ए बी डब्ल्यू वाई एक्स। मेरे पास वाई सेट है इज इक्वल टू ए वाई सी, ये तीन एलिमेंट्स है। एंड मैं फाइंड करना चाहता हूँ एक्स माइनस वाई। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने कॉमन एलिमेंट, स्टेप वन में आपने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स में पिक आउट करने हैं। सही है। तो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, एक तो ए कॉमन है एंड दूसरा हमारे पास वाई कॉमन है। इसके अलावा कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सेकेंड आपने क्या करना है कि फिगर आउट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यानी कि यहाँ पे x मेरे पास फर्स्ट सेट, अगर मैं y माइनस एक्स फाइंड करना चाहूँ तो फर्स्ट x मेरा y है, फर्स्ट सेट मेरा y होगा। अब फर्स्ट सेट विच आर नॉट कॉमन। सही है। तो वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, ये a एंड y कॉमन थे, b w एंड x। तो ये जो नॉन कॉमन आ गए, जो मैंने ब्लू यहाँ पे टिक किया है, ये एलिमेंट्स जस्ट आपने इंक्लूड करने हैं। तो ये हमें क्या देगा, डिफरेंस देगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं a माइनस बी, दो सेट है ए बी, ए माइनस बी फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि ए में हो और बी में ना हो। सही है। सिंपल मतलब ये हो गया कि वो सेट ए में हो और बी के साथ कॉमन ना हो। सही है। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स दैट्स वाज ई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सच दैट ई बिलोंग्स टू सेट ए। एंड दूसरा कंडीशन, पहला ये कंडीशन हो गया कि वो ए में हो, सेकंड कंडीशन क्या था कि वो बी में ना हो। सही है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन हो गई डिफरेंस की। सही है। और एग्जांपल भी मैंने करा दिया। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये मोस्टली बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होता है। इसकी भी डिफिनीशन आप देख ले, कहीं ना कहीं आ सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से डिफाइन हुआ है, इसका सिंबल है डेल्टा वाला, हम सिंबल यूज करते हैं ए डेल्टा बी। मतलब कि इसका मतलब है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये डिफाइन हुआ है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसी तरह से ये इसका डिफिनेशन। सही है। यानी कि पहले का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है और बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। सही है। वो आपने देखा है। तो अगर हम ऊपर एक्स वाई के उसी एग्जाम्पल को करते हैं, तो एक्स हमारे पास क्या था, एक्स इज ए बी डब्ल्यू वाई एक्स एंड वाई सेट इज ए वाई एंड जी। तो मेरे पास एक्स माइनस वाई क्या बनता है, एक्स माइनस वाई बनता है बी डब्ल्यू एक्स। यानी कि ए और वाई तो कॉमन है, तो मैंने एक्स के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि हमारे पास वाई में नहीं है। ये मेरे पास x माइनस वाई हो गया। एंड y माइनस एक्स क्या होगा, कॉमन a भी कॉमन है, यस, y भी कॉमन है, z नॉन कॉमन है, तो z सिर्फ एलिमेंट्स हमारे पास आएगा y माइनस एक्स डिफरेंस में। अभी सिमेट्रिक डिफरेंस मैं लिखना चाहता हूँ, x सिमेट्रिक डिफरेंस भी इज इक्वल टू x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स। तो ये x माइनस वाई क्या बना है, बी डब्ल्यू एक्स, नेक्स्ट मैंने यूनियन लगाना है एंड जी। तो यूनियन ले ले बी डब्ल्यू एक्स, मतलब के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि जब सिंपल डिफरेंस था ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई, वहां पे हम सिर्फ एक सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स लेते थे।
यानी कि ए वाई तो कॉमन थे ना, सिर्फ पहले सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स हम लेते थे डिफरेंस में। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में एक्स की भी नॉन कॉमन एलिमेंट्स बी डब्ल्यू एक्स जो है ये एक्स को बिलोंग करते हैं, एंड जी जो है वो बिलोंग करते हैं किस चीज में, हमारे पास सेट वाई में। सही है। तो ये जो सेट होता है ये होता है सेट ऑफ ऑल नॉन कॉमन एलिमेंट्स। सही है। ये हमारे पास सेट होता है नॉन कॉमन एलिमेंट्स में। जैसे मैं एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया कॉमन एलिमेंट्स को। तो अब ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स है ऑड एलिमेंट्स, और ये मेरे पास कौन से है, कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर मैं ऑल में से कॉमन माइनस कर लूँ मेरे पास सिंपली क्या रह जाएंगे, नॉन कॉमन एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब ये है कि ए माइनस ए हमारे पास क्या होगा, अगर सेट ए से मैं ए एलिमेंट को वो कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ पे ए पहला सेट ए है, दूसरा सेट ए है, तो दोनों में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कॉमन ही होंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो पहले सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जो दूसरे में ना हो, मतलब पहले सेट का कोई नॉन कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, नल सेट। सही हो गया। सो ए माइनस ए इज नल सेट। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। तो हम डिसजॉइंट सेट को डिफाइन करते हैं। डिसजॉइंट सेट की आपने डिफिनीशन क्या पढ़ी है कि वो दो सेट जिनका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। सही, ये डिफिनीशन तो आप बेसिक आपने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किसको शो कर रहा था, कॉमन एलिमेंट्स को। सही है। दिस इज इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए और बी आपस में डिसजॉइंट्स हैं, इनका आपस में कोई बीच में कोई कॉमन जगह कॉमन एलिमेंट है नहीं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सही हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है कि जब डिसजॉइंट हो ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब है कि उनकी कोई कॉमन जीरो। एलिमेंट्स नहीं, एम्प्टी सेट आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है। तो एक एग्जांपल इसका मैंने लाइक पहले ही बता दिया कि ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच में क्या होता है, कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है कि जो ऑड में भी हो और इवन में भी हो। तो दिस इज क्या होगा, हमारे पास इवन और ऑड जो है ये आपस में कौन से सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। सही है। तो अब इसके अपोजिट, अगर हमारे पास दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो तो उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। सही है। इसका मतलब है कि उनमें इसका मतलब था ये जो ऊपर मैंने लिखा था डिजाइन में, इसका मतलब है कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए कॉमन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सही है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। नीचे अब ये मैं लिख रहा हूँ कि कॉमन एलिमेंट जो है वो नल सेट नहीं बनाते, मतलब कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि ए और बी इस केस में मेरे पास क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। इसका एग्जांपल ये है कि होल नंबर है मेरे पास 0 1 2 3 अप टू 10 मैं लेता हूँ। एक नेचुरल नंबर है अप टू 10, 1 2 3। सही है। इनमें कॉमन एलिमेंट्स है ना 1 से लेकर 10 तक। सही है। तो ये दोनों सेट्स जो है ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सबसेट एंड सुपरसेट का। सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट पहले समझाता हूँ कि एक सेट है, एग्जांपल से समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3
एंड बी इज 1 2 3 up to 10। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर दें कि इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3, ये सारे इस बी सेट में इंक्लूड है। 1 2 3, इसका मतलब है बी में ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद है और बी जो सेट है वो ए से बड़ा है। तो इसको हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब, सब का मतलब होता है छोटा पार्ट। ठीक है, उसी बी सेट का अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले लूँ तो ये वाला कौन सा सेट बनता है? ए। तो ए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बी। सही है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये भी ओवरलैपिंग हो गया। हाँ, वो डेटिंग सेट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स तो लाजमी बात है। तो इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं? इसको तो प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा? प्रॉपर सबसेट इस तरह से दिखाएंगे कि ए तो बी का सबसेट होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन एक और कंडीशन भी है कि बी हैज सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट। यानी कि ए तो बी का पार्ट है, बी के अंदर ही ए सेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन बी के ए के अलावा जो एलिमेंट्स है और भी है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने किया था, ये जो 1 2 3 है ये तो ए के एलिमेंट्स भी है। सही है। इस पार्ट के अलावा बाकी 4 से लेकर 10 तक वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम कहेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सही है। तो ये एग्जांपल हो गया। अभी इसको मैं मैथमेटिकली किस तरह लिखूंगा? मैथमेटिकली इस तरह लिखूंगा कि ए, ये इसका सिंबल ये होता है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है।
कंडीशन इसका ये है, कंडीशन ये बनेगा कि कार्डिनलिटी जो होगी बी की, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी में ए के सारे एलिमेंट्स तो होने चाहिए। लेट्स सपोज ए के एलिमेंट्स है 5, सही है, तो बी के एलिमेंट्स में वो 5 तो लाजमी होने चाहिए, ये जो 5 ए के है वो तो बी में लाजमी होने चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब 6, 7, 8 जितनी भी एलिमेंट्स हो, सही है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से ये कंडीशन है हमारे पास कि बी की कार्डिनलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, देन वी से दैट द प्रॉपर सेट। यहाँ पे ये नोटिस कर ले कि मैंने ये सिंबल यूज किया है, इसमें नीचे जो लाइन है वो यूज नहीं करते, इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। अब एम प्रॉपर के केस में क्या होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, और दूसरी बात यह है कि बी हैज नो एक्स्ट्रा, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, सही है। तो मतलब जो ए के वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली वही बी के एलिमेंट्स होते हैं, उसके पास कोई ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होते। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, ये दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि हमारे पास बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है नहीं, तो क्या होगा, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। और सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए इज, नीचे अगर हम लिख, ये इक्विलिटी का निशान है, ये लाइन होता है, ये इक्विलिटी को शो करते हैं, इक्विलिटी का निशान भी करते हैं, और इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर ए बी की इक्वल हो तब हमारे पास वो उसका एम प्रॉपर सबसेट बनते हैं, सही है। सो एम प्रॉपर सबसेट एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ इक्विलिटी, और वो यहाँ पे ये होता है कि इक्वल नहीं होता, ए सेट बी की इक्वल नहीं होता, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, सही है। अब ये है कि if A is subset of B, A is subset of B, then B is called superset, superset of A। सबका मतलब है स्मॉल पार्ट, लाइक ए जो है वो छोटा सेट है, मतलब ए इज अ पार्ट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट। सुपर का मतलब आप बिग या लार्ज ले सकते हैं, सही हो गया। तो जस्ट ये इसका नेम है कि अगर ए बी का सबसेट है देन बी ए का सुपर सेट है, और सिंबल ये होगा कि बी इज अ सुपर सेट, यू शेप है ऑफ ए, या मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, दोनों एक ही बात है, सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीजें डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉइज को मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल होता है इम्प्लीकेशन का, ये कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो ये अगर ए इज अ सेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सही हो गया। लाइक आपके इम्प्लीकेशन का जो सिंबल है उसका आइडिया हो गया कि मतलब अगर एक बात ठीक है तो लाजमी उसका लाइक ये कॉन्सिक्वेंस है, अगर ये रीजन है, ठीक है, दिस इज अ रीजन, देन उसको हम कॉन्सिक्वेंस से मिलाते हैं, तो बीच में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एम्प्लीकेशन का, सही है। तो ये आपका ये हो गया। एक और बात कि ए इज ऑलवेज एम प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि मैंने बताया कि जब दो सेट्स इक्वल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के एम प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, सही है। तो ए इज ऑलवेज एम प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एक और बात, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, एंड आल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि मैं लिखूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ये कौन से केस में पॉसिबल होगा, यानी कि ए बी का पार्ट है और बी ए का पार्ट है, सिर्फ एक केस में पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपस में दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो इस केस में क्या होगा, बी का सेट सारा ए के ए में एग्जिस्ट करेगा और ए का सारा सेट बी में एग्जिस्ट करेगा, सही है। तो दूसरी बात ये कि empty set has only one subset, empty set has only
वन सबसेट, वो कौन सा होगा? एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो कि एम प्रॉपर ही होता है। सही है। इसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है और ये एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, तो ये किस तरह से इसमें एग्जिस्ट करेगा। सही है। तो ये बात अपनी याद रखें कि एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट बनते हैं जो कि एम प्रॉपर है। अच्छा, एक और बात कि एम्प्टी सेट is a subset of every set। एम्प्टी सेट के खुद एक ही सबसेट होगा, लेकिन ये बाकी तमाम सेट्स का सबसेट होगा। किस तरह से? कि अगर लेट्स सपोज ए बी सी मेरे पास क्या है, कोई सेट है ए, एम्प्टी सेट मेरे पास क्या होता है? तो ये एम्प्टीनेस, ये यहाँ पे एम एग्जिस्ट करता है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, मतलब एम्प्टी का मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑलरेडी ए में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और ये ए बी सी जो है ये ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। सही है। तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज a subset of m proper subset of empty set, and empty set is always proper subset of any set S। सही है। ये दो रिजल्ट आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा आपने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा होगा या कॉम्बिनेशन में वो चीज पढ़ी होगी, पहले वो डिस्कस करते हैं, वो क्या कहाँ यूजर है वो फिर बताता हूँ। पास्कल ट्रायंगल इसका हम किस तरह से बनाते हैं कि टॉप पे हम वन लिख लेते हैं, फिर वन के मतलब दोनों साइड पे नीचे वन वन लिख लेते हैं। सही है। अभी नेक्स्ट रूल ये है कि जब आपके पास दो नंबर्स आ जाए, उनको आप ऐड करो, ऐड करके मतलब जो सम है वो उसके नीचे लिख लो। और आपने इस तरह से, यानी ये जो दो कॉर्नर्स आ रही है इस डायरेक्शन में, इन पे हमेशा आपने वन लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे भी वन लिख लोगे, यहाँ पे भी वन लिख लोगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ इन दोनों के ऐड करो, क्या रिजल्ट आते हैं? थ्री। इन दोनों को ऐड करो, थ्री आता है, एंड एंड पे आपने वन एंड वन लिखना है। नेक्स्ट ये फोर आएगा, दिस इज सिक्स, दिस इज फोर, एंड यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। नेक्स्ट क्या आएगा? फाइव, टेन, टेन, फाइव एंड टेन। इस तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है। ये हमारे पास पास्कल ट्रायंगल होता है। और ये आपने बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि हमें कॉम्बिनेशंस देते हैं। दिस इज फॉर n इज इक्वल टू वन, वन, n इज इक्वल टू एंड ये जो होता है इस डायरेक्शन से, जो पहला एलिमेंट होता है, लेट्स सपोज इसमें पहला एलिमेंट ये है, इसमें पहला एलिमेंट ये, दिस गिव्स द इंडेक्स r। सही है। ये हमें इंडेक्स r देते हैं, और r कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से लेकर n तक। सही है। अभी अगर पास्कल ट्रायंगल आपने इस तरह से बनाया हो, एंड मैं आपसे पूछूं कि थ्री कॉम्बिनेशन ये पॉइंट करें, पास्कल ट्रायंगल मैं इस हिसाब से फिर से बना लेता हूँ। आई हैव वन, 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 टू, वन, यानी कि वन और वन को ऐड कर रहा हूँ। दो रूल मैंने बता दिया, वन थ्री थ्री वन, वन फोर सिक्स फोर वन, वन फाइव टेन, टेन फाइव वन, और इसी तरह आप इसको नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं इस रूल में। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि थ्री कॉम्बिनेशन टू, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं किस तरह से निकालूंगा? कि मैं ये जो होता है दिस इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब n इज इक्वल टू थ्री एंड r इज इक्वल टू टू। और ये बात याद रखना कि r में सबसे पहले जीरो होता है, r जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री अप टू r की मैक्सिमम वैल्यू n होती है। तो ये जो हमारे पास रो नंबर होते हैं, सही है, मतलब हॉरिजॉन्टली, दिस इज n इज इक्वल टू जीरो,
n is equal to 1, n is equal to 2, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3, this is n is equal to 4, and this is n is equal to 5. तो n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है मैंने आना है n is equal to 3 पे। ये मैंने सिलेक्ट किया। अब इसमें r क्या गिवन है, r2 गिवन है, तो ये मेरे पास r0 है, दिस इज r1, दिस इज r2, तो ये मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन 2 आ गया। तो मतलब 3 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। सही है। अगर सिंपली आपसे पूछूं कि व्हाट इज 5 कॉम्बिनेशन 2, तो आपने 5 वाले रो में आना है, ये इस लाइन में आना है, दिस इज r इज इक्वल टू 0, दिस r इज इक्वल टू 1, एंड मुझे एक कॉम्बिनेशन 2 चाहिए, तो दिस इज r इज इक्वल टू 2। सही है। तो ये मेरे पास क्या नंबर बना है, 10। तो 5 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 10। अब इस चीज को हम सेट्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज समझा। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, इनके मैंने लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑल सबसेट्स। सही है। तो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। पहले तो ये है कि एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है, एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट ये है कि मैं सिंगलटन सेट ले लूँ कि 1 2 3 4 5 अलग अलग सबसेट ले लूँ, 1 2 3 4। तो ये आप नोटिस करें, ये सारे जो मैंने चेक लिस्ट किए ये सारे सेट के सबसेट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दो दो की कॉम्बिनेशन लेता हूँ कि 1 व 2 इस तरह से लेते हैं कि 1 को 2 के साथ लेते हैं, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, देन 2 से स्टार्ट करते हैं तो फॉरवर्ड हम जाते हैं, बैकवर्ड नहीं जाते। 2 के 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, सिमिलरली 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, एंड पे जाके 4 का 5 के साथ ले लेते हैं। तो ये बनेगा क्या हमारे पास, 1 3 1 4 1 5 2 3। सही है। इसी तरह से आप जितनी बनते हैं वो कर सकते हैं। अभी मैंने एक सबसेट बनाने हैं जिनमें 3 एलिमेंट्स हैं। इस तरह के 1 2 3 1 2 4 1 4 5, इस तरह से। सही है। 4 भी बनेंगे। फिर मैंने बनाने हैं 1 2 चार चार नंबर की मिला के 1 2 3 5, और इसी तरह से और भी बनेंगे। एंड एक और सबसेट बनेगा जो कि एम प्रॉपर सबसेट होगा, जो कि मैंने 5 एलिमेंट्स लेने हैं। वो सिर्फ आपके पास एक ही होगा, ओनली वन, क्योंकि वो अपने आप ही इक्वल होता है। तो सिर्फ एक ही केस बन सकता है कि मैंने सारे एलिमेंट्स इसके लिए। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ओरिजिनल सेट्स के एलिमेंट्स थे 5, सबसेट्स में से कितने सेट होंगे जिनके एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है, तो आपका आंसर वो किस तरह से निकालोगे, वो आंसर आपसे निकालोगे कि आप इन कॉम्बिनेशन आर से निकालोगे, where n, what is n? N is the number of elements of given set. Or what is R? R is the number of elements of subset. तो जब आपसे पूछा गया कि आपका जो ओरिजिनल सेट था वो 5 था, तो कॉम्बिनेशन ऊपर मैं 5 लिखूंगा। आपके सबसेट में होने चाहिए 0 एलिमेंट्स। तो कितने केसेस पॉसिबल होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही केस, एक ही एम्प्टी सेट हो सकते हैं। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे 5 कॉम्बिनेशन 0 से। तो 5 कॉम्बिनेशन 0 को पास्कल ट्रायंगल में कैसे देखेंगे कि n मेरे पास 5 है, ठीक है, इस रो में आ गया, एंड r इज इक्वल टू 0 1 आ गया। तो 5 कॉम्बिनेशन 0 का आंसर मेरे पास क्या बना, 1 बना। सही है। तो ये मेरे पास कितने सेट्स ऐसे हो गए जो सेट्स बनाए, वो कितने थे। सही है।
तब आपने लेना है 5 कॉम्बिनेशन 1, यानी कि ऊपर आपने लिखनी है ओरिजिनल सेट की कार्डिनलिटी, नीचे लिखनी है उस सबसेट की कार्डिनलिटी। तो 5 कॉम्बिनेशन 1 अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो दिस इज आर इज इक्वल टू 1, तो 5 कॉम्बिनेशन 1 इज 5, और उसी वो रो है ना 1 5 10 10 5 1, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 इज 10, 5 combination 3 is 10, and 5 combination 4 is 5 again, and 5 combination 5 is 1। क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया कि ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है कि वही सेट हम दोबारा लिखें, और सिर्फ बाकी सारे जो होते हैं जितने मैंने लिस्ट किए, दीज आर प्रॉपर सबसेट्स, दीज आर प्रॉपर। सिर्फ एक ऐसा होता है जो हमारे पास इम प्रॉपर होता है। सही है। अच्छा, अब ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। वो तो हमने स्पेसिफिक की बात की ना कि सबसेट के एलिमेंट नंबर अगर अगर हमें गिवन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, तो हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे ना। इन जनरल क्या बनेगा, इन कॉम्बिनेशन 0, इन जो है कोई भी गिवन सेट ऑफ के कितने भी नंबर क्यों ना हो, इन कॉम्बिनेशन 1, इन कॉम्बिनेशन 2 अप टू आर की वैल्यू कहाँ तक जाती है, एन तक। सही है। एंड ये बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा था कि किसकी इक्वल था, टू द पावर एन। सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट के, टू पावर एन, वेयर एन इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। सही है। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल इम्प्रॉपर सबसेट्स। दिस इज ओनली वन, सिर्फ एक ही सेट जो होता है वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर सबसेट्स। तो टोटल सेट कितने थे, टू पावर एन, और एक उसमें एन बराबर था, तो बाकी कितने बचे, टू पावर एन माइनस वन। सही हो गया। तो अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक सेट है, लेट्स सपोज ए बी सी डी, ठीक है, दिस इज अ सेट। आप इसके सबसेट्स बनाओ, मेक राइट लेट्स ऑल सबसेट्स विद टू एलिमेंट्स। सही है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज द number of subsets with two elements। सही है। तो सेकंड क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल n क्या है मेरे पास इस केस में, n इज इक्वल टू 4, जो ओरिजिनल सेट की कार्डिनलिटी है वो 4 है, जो r मुझे गिवन है सबसेट की कार्डिनलिटी r इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर मैं कैसे फाइंड करूंगा, सिंपली बाय कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन 2, एंड पास्कल ट्रायंगल से 4 कॉम्बिनेशन 2 कैसे निकलेगा, this is my fourth row, this is r is equal to 0, this is r is equal to 1, this is r equal to 2, 6 आ गया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसका आंसर 6। So the number of subsets with two element is 6। अभी हम पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वो हमारे पास हम देख नहीं देखिए हमारे पास एक्चुअली जे बनती भी है। तो किस तरह से बनाएंगे, ये मेरे पास ओरिजिनल सेट था ए बी सी डी, ऐसा करेंगे कि ए को बी के साथ लेते हैं, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, फिर बी को सी के साथ। मैंने बताया कि हम फॉरवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड नहीं जाते। बी को डी के साथ, एंड एंड पे क्या कर लेंगे, सी को डी के साथ ले लेंगे। तो ये बनेंगे ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, डी डी एंड सी डी। तो इसके नंबर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास डायरेक्ट वहां से रिजल्ट आ गया कि कितने, 6। सही हो गया। तो
ये बात भी हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स की। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं पावर सेट की तरफ। पावर सेट, पावर सेट को डिफाइन इस तरह किया गया है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी कि कोई आपको सेट गिवन हो, उसके तमाम सबसेट्स निकालो और उनका सेट बना। मीनिंग हम एग्जांपल चाहिए जी, ये बात समझते हैं। सेट है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3। पहले इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n। तो कार्डिनलिटी इसकी 3 है, इसका मतलब टोटल सबसेट इसके 8 होंगे। m प्रॉपर कितने होंगे, 1। एंड प्रॉपर कितने होंगे, प्रॉपर वो होंगे हमारे पास 2 पावर n - 1, मतलब कि 8 - 1 = 7। अभी 3 कॉम्बिनेशन 0, मुझे ऐसे सेट्स होंगे, मतलब कि एम टी सेट कितने होंगे, 1। 3 कॉम्बिनेशन 1, ये मुझे बताता है कि 3 के सब ऐसे सबसेट कितने होंगे जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, मतलब सिंगलटन सबसेट्स कितने होंगे, दैट इज 3 पास्कल ट्रायंगल का 3 इज 1 3 3 1। इस सबसेट के ऐसे सेट्स जिनमें दो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, अगेन 3। एंड जो एम प्रॉपर वाला केस है, जब एन और आर इक्वल हो तो हमारे पास 1 बनेगा। टोटल जमा करो 1 3 3 1, ये क्या बनेगा, 8 ही बनेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहला बनेगा एम्प्टी सेट, दूसरा बनेगा 1, तीसरा बनेगा 2 3। ठीक है, अभी 2 एलिमेंट्स करे तो 1 2 1 3 2 3। अभी 3 एलिमेंट्स को मैं लेता हूँ 1 2। पावर सेट्स क्या होते हैं कि अब ये जो मैंने सेट्स बनाए इनको आप एज एन एलिमेंट्स कंसिडर करो और इनको पेरेंथेसिस में बंद करो। दिस विल बी द पावर सेट ऑफ ए। इसका हम डिनोट करते हैं, P मींस पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑफ इट्स सबसेट। सही है। अच्छा, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि इसमें सारे नंबर ऑफ सबसेट्स इंक्लूड होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि हमने डिफाइन इसको इस तरह किया कि सारे सबसेट इसमें इंक्लूड करो, तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने हमारे पास सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट टोटल कितने थे, 2 पावर n। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट जो होता है वो हमेशा 2 पावर n के इक्वल होता है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मजे का ये पॉइंट है कि व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। इसको आप किस तरह से सोचोगे, एम्प्टी सेट ये है, और अब मैं बताया था कि एम्प्टी सेट सिर्फ अपने आप का सबसेट होता है, तो इसका एक सबसेट मौजूद है ना। सो उस सबसेट को आप क्या करो, पेरेंथेसिस में क्लोज कर लो, तो ये आपका पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट बन गया। सो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट विल बी इक्वल टू 2 पावर n, हमने कहा था। एंड n एम्प्टी सेट के केस में क्या है, 0, तो 2 पावर 0 = 1। सही हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास डिस्कशन थी जो करनी थी। तो हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, कुछ इसके जो आइडेंटिटीज है वो रहते हैं और वेन डायग्राम रहते हैं, तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा।